तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ठोस अवस्था नाम के चैप्टर का अगला वीडियो है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हम लोग सीखेंगे ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में दोष। अब ये ठोसों में दोष क्या होता है, तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इन क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों में एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक निश्चित पैटर्न होता है, एक निश्चित तरीके से इसके सारे अणु व्यवस्थित होते हैं। यदि किसी क्रिस्टल के सारे अवयवी कण बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से उन्हें होना चाहिए और सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए, तो इसे कहते हैं आदर्श क्रिस्टलीय ठोस। और इस आदर्श व्यवस्था से जब कोई क्रिस्टलीय ठोस विचलन प्रदर्शित करता है, अनियमितता प्रदर्शित करता है, तो इसी अनियमितता को ही हम क्रिस्टलीय ठोसों में दोष के नाम से जानते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके आदर्श व्यवस्था से जो विचलन है, जैसे उसमें अवयवी कण कोई इधर से उधर हो गया, अपनी जगह से हट गया, या बाहर से कोई अशुद्धि आ गई, या बाहर से कोई और एक्स्ट्रा अवयवी कण आ गया, तो इस आदर्श व्यवस्था से, क्रिस्टलीय ठोस की आदर्श व्यवस्था से विचलन ही उसमें दोष या अनियमितता के नाम से जानी जाती है, अपूर्णता के नाम से जानी जाती है। चलिए देखिए, ठोसों में अपूर्णता या दोष क्या है। क्रिस्टलीय ठोसों का आदर्श व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था माने जो निश्चित, आप निबिड़ संकुलित संरचनाएं पढ़ चुके हैं, जिससे स्पष्ट हुआ था कि किस तरह से इनकी आदर्श व्यवस्थाएं होती हैं। उस आदर्श व्यवस्था से विचलन क्या कहलाता है, ठोसों में अपूर्णता या दोष कहलाता है। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, ये दोष दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बिंदु दोष। बिंदु दोष किसे कहते हैं। अब बिंदु दोष और दूसरा है रेखीय दोष। तो देखिए, कोई भी क्रिस्टल संरचना में जब अवयवी कण इस तरह से मान लीजिए व्यवस्थित हैं, अब इसमें कुछ अवयवी कण, एक या दो अवयवी कण, जैसे ये अवयवी कण, केवल ये अवयवी कण बाहर निकल जाए, या ये अवयवी कण थोड़ा सा विचलित हो जाए, इधर उधर इस स्पेस में आ जाए, तो कुछ अवयवी कण, एक या दो अवयवी कणों के विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बिंदु दोष। और अगर किसी क्रिस्टल के एक पूरी लाइन के कारण, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वर्टिकल लाइन हो, किसी एक पूरी लाइन में अगर अव्यवस्था आ जाए तो इसे कहते हैं रेखीय दोष। अब समझते हैं, देखिए रेखीय दोष हमारे सिलेबस में नहीं है, कक्षा 12 के सिलेबस में नहीं है विस्तार से, इसका केवल परिभाषा है, वो आप लोगों के सामने है। और बिंदु दोष विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि बिंदु दोष क्या है। तो बिंदु दोष अब समझते हैं हम लोग। बिंदु दोष, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। तो बिंदु दोष क्या है वो तो परिभाषा आपने देख लिया। अब समझिए, बिंदु दोष भी तीन प्रकार के होते हैं। तो बिंदु दोष भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा है अशुद्धि दोष। तो बिंदु दोष फिर से तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन की तीनों क्या है, रस समीकरण मितीय, दूसरा है अरस समीकरण मितीय, और तीसरा है अशुद्धि दोष। अब उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। इसका फोटो खींचिए, मिटाते हैं इसे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। ठोसों में अपूर्णताएं या दोष दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बिंदु दोष, दूसरा रेखीय दोष। रेखीय दोष सिलेबस में है नहीं, पढ़ना नहीं है। बिंदु दोष हम विस्तार से पढ़ते हैं। बिंदु दोष फिर से तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा है अशुद्धि दोष। तीन प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं और अरस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कोई भी यौगिक है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl है। अब NaCl में ध्यान से देखिए, Na यानी धनायन की संख्या कितनी है, एक है, और Cl की संख्या, ऋणायन की संख्या कितनी है, एक है। तो धनायन और ऋणायन में अगर अनुपात देखें तो क्या है, 1:1 का है। अब मान लीजिए NaCl का मैंने कितना अणु लिया, 100 अणु ले लिया। अगर मैं NaCl का 100 अणु ले लूं तो इसका मतलब उसमें सोडियम के 100 परमाणु होंगे। यहाँ NaCl का 100 अणु लिए तो NaCl के 100 अणुओं में सोडियम के 100 परमाणु होंगे और Cl के भी 100 परमाणु होंगे, 100 परमाणु होंगे। ठीक है।
अब इसका 100/100 अगर हम 100 और 100 का अनुपात निकालें तो 100 अनुपात 100 और अनुपात माने बटा, ठीक है, तो 100/100 इसका मान भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब मान लीजिए, देखिए NaCl के 100 अणुओं को लिए तो 100 Na और 100 Cl उसमें है। अब इसका अनुपात निकालें तो इसमें भी 1:1 ही आएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। अब देखिए, अब ये NaCl के 100 अणुओं का एक क्रिस्टल बना हुआ है। अब उस क्रिस्टल में मान लीजिए दोष आया, और दोष आने के बाद क्या हुआ, सोडियम के केवल 99 पार्टिकल बचे और Cl के भी 99 ही परमाणु बचे। तो 99/99 99/99 करेंगे तब भी समझ लीजिए क्या आ जाएगा, 1:1, और ये उतना ही है जितना यहाँ पर है। मान लीजिए इसके 100 अणुओं का क्रिस्टल बना हुआ था, उसमें दोष आया और सोडियम हो गया, सोडियम के बचे 88 पार्टिकल, 88 परमाणु, और Cl के भी बचे 88 पार्टिकल, 88 परमाणु। तो 88:88, तो 88:88 को जब काटेंगे तो क्या आएगा, 1:1, और ये फिर क्या है, उसके बराबर है। तो कहेंगे कि दोष आने के पहले इनके अवयवी कणों में, अणुसूत्र में जो अणुओं का परमाणुओं का अनुपात था वो दोष आने के बाद भी उतना ही रहे, तो हम कहेंगे कि रस समीकरण बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी MgCl2 का ले लीजिए एग्जांपल। तो MgCl2 का क्या है, MgCl2 में Mg की संख्या क्या है, 1 है, और Cl की संख्या क्या है, 2 है। तो इसका रस समीकरण क्या है, 1:2 का है। अब देखिए, मान लीजिए 100 अणु ले लें हम MgCl2 का, तो MgCl2 के 100 अणुओं में Mg के कितने अणु होंगे, 100 होंगे, लेकिन Cl के कितने अणु होंगे, 200 पार्टिकल होंगे, 200 परमाणु होंगे। MgCl2 के 100 अणुओं में Mg के 100 परमाणु होंगे और Cl के 200 परमाणु होंगे, और 100/200 करेंगे। अगर 100 और 200 का अनुपात निकाला जाए तो 100/200 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो बना हुआ है। अब दोष आने के बाद भी ये रस समीकरण मिति बनी रहती है, तो ऐसे दोष को कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। यानी ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल ठोस का रस समीकरण मिति बना रहता है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। अब जैसे मान लीजिए इसी में क्या हुआ, MgCl2 के 100 अणुओं का एक क्रिस्टल है, उसमें से क्या हो, अगर मैग्नीशियम के 2 अणु बाहर निकल जाएं तो क्लोरीन के 4 अणु बाहर निकलने चाहिए। देखिए जैसे इसका क्या हुआ, 90 बचा तो 10 कम हुआ, तो इसमें 20 कम हो जाने चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम का दुगना क्लोरीन है तो इसमें 20 कम हो जाने चाहिए, यानी 180 बचना चाहिए। तो समझ लो रस समीकरण मिति बनी हुई है। अब 90/180, देखिए अगर 90 और 180 का अनुपात निकालें तो 90/180, 0 से 0 कटा, 9 1 9, 9 2 18, 1:2 आ गया। यानी कि MgCl2 के 100 अणुओं का मान लीजिए क्रिस्टल है, तो उसमें अगर 100 अणु का क्रिस्टल है, उसमें से जितना मैग्नीशियम बाहर निकले उतने ही क्लोरीन बाहर निकलने चाहिए, और या बाहर से आ रहे हैं तो जितने मैग्नीशियम आए उतने ही क्लोरीन उसमें और आ जाए। मतलब कि दोष आने से पहले जो उसकी रस समीकरण मिति है वही रस समीकरण मिति दोष आने के बाद भी बना रहना चाहिए, तो ऐसे दोष को कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। ये MgCl2 का रस समीकरण ये है, 1:2 का है। तो अब चाहे जितना इसका क्रिस्टल रहे, इसका रस समीकरण मिति अगर 1:2 का बना रहता है, दोष आने से पहले जितना है 1:2 है, दोष आने के बाद भी इतना ही रहे, तो कहेंगे रस समीकरण मिति बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं हम लोग रस समीकरण मितीय दोष क्या है। यौगिक के क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात सदैव उतना ही रहे जितना उसके अणुसूत्र में है, तो उसे कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे देखिए NaCl में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात क्या है, 1:1 है, तो ये अनुपात हमेशा यही रहे। NaCl के क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद भी उसमें जितने Na हैं और उसमें जितने Cl हैं उसमें अनुपात 1:1 ही रहे, तो कहेंगे कि वो दोष क्या है, रस समीकरण मितीय दोष है।
और अगर ये अनुपात गड़बड़ होता है, देखिए यौगिक के क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात सदैव उतना ही रहे जितना उसके अणुसूत्र में है, जितना उसके अणुसूत्र में है। जैसे MgCl2 में धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या है, Mg में 1 और Cl 2 है, तो 1:2। अब ये हमेशा इतना ही रहे। यौगिक के क्रिस्टल में ठोस में धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात सदैव उतना ही रहे जितना उसके अणुसूत्र में, जितना इसके अणुसूत्र में, हमेशा यही रहे। और दोष आने से पहले भी, दोष आने के बाद भी, तो उसे कहेंगे रस समीकरणमितीय दोष। और जो इससे विचलन करे वो अरस समीकरणमितीय दोष। अब समझते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष कैसे उत्पन्न होता है, जब किसी आयनिक यौगिक का, कोई आयनिक यौगिक है, उसको हम क्रिस्टल में बदलते हैं, और क्रिस्टल में बदलते हैं किसी अन्य यौगिक की उपस्थिति में। और जब किसी अन्य यौगिक की उपस्थिति में किसी को क्रिस्टल में बदलते हैं, तो जब ये क्रिस्टल में बदल जाता है तो इसके क्रिस्टल में उस अन्य यौगिक के पार्टिकल भी रह जाते हैं अशुद्धि के रूप में। और इस प्रकार से उस क्रिस्टल में जो आदर्श व्यवस्था है वो आदर्श व्यवस्था नहीं बन पाती, और इसी दोष को क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष। ये देख लीजिए, जैसे यदि Cl का क्रिस्टल मान लो मुझे बनाना था। अब यदि Cl का क्रिस्टल इस तरह से होता है, अब इस क्रिस्टल में यानी Cl का क्रिस्टल बना रहे थे, और इसमें किसकी उपस्थिति में बना रहे थे, SrCl2 की उपस्थिति में। SrCl2 की उपस्थिति में मान लीजिए मुझे NaCl का क्रिस्टलीकरण कर रहे थे, तो क्या होगा, सोडियम आयन की जगह पर कहीं कहीं क्या आ जाएगा, Sr का +2 आयन आ जाएगा। अब Sr का +2 आयन मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो होगा क्या, ये तो +2 है ना, इस पर तो +2 चार्ज है और सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, तो क्या होगा, इसके पास में जो सोडियम होगा ये निकल कर भाग जाएगा और यहाँ पर रिक्ति बन जाएगी। ठीक है, देखिए जब सोडियम का क्रिस्टलीकरण करेंगे और SrCl2 की उपस्थिति में मान लीजिए कि, तो क्या होगा, NaCl का जब क्रिस्टल बनकर तैयार होगा तो इस क्रिस्टल में कोई ना कोई ऐसा सोडियम का स्थान होगा जिसके स्थान पर सोडियम ना होकर SrCl2 जिसकी उपस्थिति में तुम बना रहे थे उसका Sr का आयन वहाँ पर उपस्थित हो गया। और Sr का आयन जब उपस्थित हो गया है तो Sr पर तो +2 आवेश होता है, तो +2 आवेश है, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक सोडियम को वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्रिस्टल में से निकलना पड़ेगा, और जब वो निकलेगा तो वहाँ पर रिक्ति बन जाएगी, स्पेस बन जाएगा। ठीक है, और इस वजह से, इस रिक्ति की वजह से क्या होगा, अशुद्धि दोष आने के बाद ये क्रिस्टल क्या करेगा, विद्युत का चालन करना शुरू होगा, तो सुचालक हो जाएगा ये विद्युत का, और इसी को कहते हैं अशुद्धि दोष। ये रस समीकरण मितीय दोष देखिए, रस समीकरण मितीय दोष फिर से 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से, तो सबसे पहला है रिक्तिका दोष, बिंदु दोष 3 प्रकार के थे, रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय, अशुद्धि दोष। ये तीनों क्या होते हैं मैंने समझा दिया, ये तो यहीं पर खत्म, इसका काम खत्म। अब इन दोनों के बारे में विस्तार से समझना है हम लोग को। तो रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं वो तो जान गए। रस समीकरण मितीय दोष फिर से 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों। अब दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय भी दोष भी 2 प्रकार के होते हैं। अब इतना अगर हम लोग पढ़ लें तो क्या होगा, ठोसों में जो दोष होते हैं वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब फोटो खींचिए इनका, और क्या करते हैं हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष क्या होता है। 4 प्रकार के हैं, रस समीकरण मितीय 4 प्रकार के हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी, शॉर्टकी, फ्रैंकल। जब मैं रिक्तिका पढ़ाऊँगा और शॉर्टकी पढ़ाऊँगा तो ये दोनों कुछ कुछ एक जैसे लगेंगे और ये दोनों कुछ कुछ एक जैसे लगेंगे। तो ये क्यों एक जैसे लग रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। ये जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष हैं ये दोनों अनायनिक ठोसों में, ऐसे ठोस जो आयनिक नहीं होते, अनायनिक ठोस होते हैं। और शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष ये दोनों आयनिक ठोसों में उत्पन्न होने वाले दोष हैं। अब ध्यान से सुनिए रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या बना रखा है, मैंने एक क्रिस्टल का आदर्श रूप बना रखा है, सारे के सारे पार्टिकल एक निश्चित व्यवस्था से व्यवस्थित हैं, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से सारे के सारे व्यवस्थित हैं। अब हो क्या, अगर इसमें से कुछ पार्टिकल बाहर निकल जाएं और उनकी जगह पर रिक्ति बन जाए, कुछ पार्टिकल बाहर निकल जाएं और उनकी जगह पर रिक्ति बन जाए, कुछ पार्टिकल बाहर निकल जाएं और उनकी जगह पर रिक्ति बन जाए,
क्रिस्टलीय ठोस की आदर्श व्यवस्था में से कुछ अवयवी कण बाहर निकल गए, भाग गए निकलकर, और उनकी जगह पर रिक्ति बन गया। तो इस प्रकार से जो इसमें दोष उत्पन्न हुआ, जो इसमें अव्यवस्था आ गई, उसको कहते हैं रिक्ति का दोष। अब ये होता क्यों है? तो सबसे पहला चीज़ कारण जानिए क्यों होता है। तो ये अक्सर अनायनिक ठोसों को गर्म करते हैं, तो गर्म करने से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ये दोष उत्पन्न होने से परिवर्तन क्या होता है? तो पहला चीज़ देखिए, इसका घनत्व तो कम हो जाता है। ध्यान में रखना, रिक्तिका दोष आने से क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? देखिए, घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब कुछ अवयवी कण निकल जाने से इसका द्रव्यमान कम हुआ, और जब द्रव्यमान कम हुआ तो फलस्वरूप घनत्व भी कम हो गया, क्योंकि रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होता है? कुछ अवयवी कण बाहर चले जाते हैं, दोषों का दोष है। अब अंतराकाशी दोष समझिए। अंतराकाशी दोष में क्या होता है? इसी रिक्तिका दोष का जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है? बाहर से कुछ पार्टिकल, यहाँ जो अंतराकाश है, अंतराकाश माने स्पेस है, अवयवी कणों के बीच में जो जगह है, इस जगह में बाहर से जब कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, इस अंतराकाश में कुछ अवयवी कण आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं अंतराकाशी दोष। यानी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था के अंतराकाश में, स्पेस में, अणुओं के बीच में स्थान जो है, उस स्थान में जब बाहर से कुछ अवयवी कण आकर घुस जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस दोष में ध्यान में रखिए, इसमें क्या होगा? इसमें द्रव्यमान बढ़ा है तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्या हुआ? इसमें बाहर से अवयवी कण आ गया है, तो द्रव्यमान बढ़ा है, इसलिए घनत्व भी इसमें क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि अंतराकाशी दोष उत्पन्न होने से घनत्व बढ़ जाता है, और रिक्तिका दोष उत्पन्न होने से घनत्व कम हो जाता है। अब इसकी भाषा देखिए, मैंने इसकी भाषा लिख ली है, आप लोग फोटो खींचिए और हम आगे बढ़ते हैं। शॉटकी दोष। शॉटकी दोष क्या होता है? शॉटकी दोष बिल्कुल उसी तरह से जैसे रिक्तिका दोष है, ये अनायनिक ठोसों में होता है, ये आयनिक ठोसों में होता है। तो शॉटकी दोष में भी वही होता है जो रिक्तिका ठोस में होता था। वो अनायनिक ठोस का था, ये आयनिक ठोस का है। इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होगा? कुछ धनायन और कुछ ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर बाहर निकल जाएं, तो शॉटकी दोष कहलाता है। जैसे देखिए, ये क्रिस्टल की एक आदर्श व्यवस्था है। इसमें क्या हो? एक धनायन, ये धनायन अगर अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाए, और ये वाला ऋणायन अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाए, तो इससे जो दोष उत्पन्न हुआ उसे कहेंगे शॉटकी दोष। ध्यान में रखना है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए शॉटकी दोष जब उत्पन्न होगा तो जितने धनायन बाहर जाएंगे उतने ही ऋणायन भी बाहर जाएंगे। अगर दो धनायन बाहर निकल गया, ये वाला धनायन बाहर निकल गया और इसकी जगह रिक्ति बनी, तो उतना ही ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर जाएगा। यानी जितने धनायन बाहर जाते हैं उतने ही ऋणायन बाहर जाते हैं। अब ध्यान में रखिए, घनत्व पर इसके क्या प्रभाव होगा? तो घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि धनायन या ऋणायन बाहर निकल के जा रहे हैं, तो घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। ध्यान में रखना है, घनत्व कम हो जाएगा इस दोष के आने पर। दूसरी चीज, शॉटकी दोष उत्पन्न किस में होता है? तो ध्यान में रखिए, ऐसे आयनिक ठोस जिनके परमाणुओं के आकार लगभग समान हो, यानी धनायन पॉजिटिव और निगेटिव का आकार लगभग समान हो, तो उसमें आता है शॉटकी दोष। और अगर धनायन और ऋणायन के तो उसमें आता है फ्रेंकल दोष। और धनायन और ऋणायन के आकार में लगभग समानता हो तो क्या आता है? शॉटकी दोष। और ध्यान में रखना है, ये होना चाहिए और समन्वय संख्या उच्च होना चाहिए। समन्वय संख्या उच्च हो, तो उच्च समन्वय संख्या हो और धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो, तो ऐसे आयनिक ठोसों में लगभग शॉटकी दोष आता है। और अगर धनायन और ऋणायन के आकार में काफ़ी अंतर हो, काफ़ी डिफरेंस हो, और इसके बाद में समन्वय संख्या कम हो, तो उसमें आता है फ्रेंकल दोष। समन्वय संख्या उच्च हो तो शॉटकी दोष, समन्वय संख्या कम हो तो फ्रेंकल दोष। समन्वय संख्या क्या होता है? अवयवी कण सीधे जितने अवयवी कणों के टच में होता है वही उसका समन्वय संख्या होता है। अब देखिए,
ये तो हो गया शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष समझते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या होगा, इसमें घनत्व क्या होता है, कम होता है। फ्रेंकल दोष देखिए, फ्रेंकल दोष में क्या होगा, फ्रेंकल दोष में कोई भी धनायन, धनायन का आकार छोटा होता है इसलिए अक्सर धनायन ही, कोई भी धनायन अपना स्थान छोड़कर रिक्ति में, स्पेस में चला जाता है, अपना स्थान छोड़ देगा और उसकी जगह पर रिक्ति बन जाएगा और वो धनायन क्या होगा, जो अंतराकाश है उसमें चला जाएगा। तो इससे क्या उत्पन्न होता है, फ्रेंकल दोष, इसी को कहते हैं फ्रेंकल दोष। यानी क्या होता है, जो धनायन है, धनायन कोई भी धनायन, दो या दो से अधिक धनायन, एक धनायन भी अपना स्थान छोड़कर, और अपना स्थान छोड़ दिया तो उस स्थान पर रिक्ति बन गई, अपना स्थान छोड़कर जब अंतराकाश में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार से उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। जैसे ये धनायन है, ये धनायन अपना जगह छोड़ दिया, इसकी जगह पर रिक्ति बन गई और क्या आ गया, वो आ गया अंतराकाश में। अंतराकाश माने अवयवी कणों के बीच के स्पेस में आ गया, तो क्या हो जाता है, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष उत्पन्न कब होता है, ये भी मैंने बता दिया। इसमें घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए ना तो इसमें बाहर से कुछ आया है ना इसमें से निकला है, तो घनत्व तो इसमें अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित लिख दी है। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के विलुप्त होने से उत्पन्न होता है, जिससे इससे धनायन विलुप्त होते, अच्छा ध्यान में रखना है, इसमें जितने धनायन विलुप्त होते हैं उतने ही ऋणायन भी विलुप्त होते हैं, जिससे उदासीनता और रस समीकरण मिति बनी रहे। अब मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, ध्यान में रखना है, घनत्व इसमें कम हो जाता है, इसमें एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया। फ्रेंकल दोष आप लोग जान गए, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है क्योंकि इसमें ना तो बाहर से कुछ आता है ना इसमें से कुछ निकल कर जाता है, केवल धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल ये है, इसमें ध्यान में रखना है AgBr एक ऐसा है जो इसके भी एग्जाम्पल में मैंने लिखा है और फ्रेंकल दोष में भी मैंने लिखा है, शॉटकी दोष में भी और फ्रेंकल दोष में भी। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है, तो वो AgBr है। ध्यान में रखना, AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है। तो अब फोटो खींचिए, क्लास खत्म हुआ और हम लोग रस आरस समीकरण मिति अगले वीडियो में पढ़ेंगे। रस समीकरण मिति का पूरा खत्म हो गया, आरस समीकरण मिति हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फोटो खींचिए आप लोग।